अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है आप सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं और कोई भी बच्चा अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 10 आज हमने स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले यूनिट नंबर 9 चूंकि खत्म हो चुका है, तो मैंने एक क्वेश्चन किया था आपसे एट द स्टार्ट ऑफ यूनिट 9 कि ये बंदा हेलीकॉप्टर चला रहा है और पाउडर है कुछ, और वो लेक्स के अंदर यानी नीचे, इसके नीचे एक पानी है, झील है बहुत बड़ी, और उसके अंदर ये पाउडर को ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर डिलीवर लाइम। लाइम किसको कहते हैं? लाइम इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड टू इंक्रीज द पीएच ऑफ रिमोट लेक एसिडिफाइड बाय डेकेड्स ऑफ एसिड रेन। सालों से यहां पर एसिड रेन हो रही है, उसकी वजह से इसके ऊपर वो लाइम थ्रो कर रहा है। क्यों लाइम थ्रो कर रहा है जी? इसके ऊपर वजह बताइए, शाबाश। पहले तो मुझे सवाल का जवाब दें, लाइम क्या है? मैंने फार्मूला लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहले तो मुझे पहचानना है कि ये कैल्शियम क्या है। कैल्शियम एक मेटल है, और जो मेटल का ऑक्साइड होता है, ये बताया हुआ है आपको, मेटल का ऑक्साइड होता है, उसकी नेचर क्या होती है बेटा? बेसिक। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला जाएगा तो दरअसल ये क्या करेगा? पानी से क्या लेगा? H+। शाबाश, क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताइए, क्या बनेगा? कैल्शियम +2 अलग, ये O और H मिलकर क्या बनेगा? OH। ये भी क्या है? OH। तो ऐसा केमिकल जो पानी में OH प्रोड्यूस करे वो बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है? बेसिक नेचर का। अल्कलाइन भी इसे कह सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, इतने सालों से जो एसिडिक रेन हुई है, उस एसिडिक रेन से पानी तो एसिडिफाई हो चुका है। एसिडिफाई पानी में पीएच क्या होगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, मछलियां भी वहां पर मरना शुरू हो जाएंगी। तो हम नहीं चाहते वहां का माहौल खराब हो, तो हमने ऊपर से क्या डाल दिया? बेस, ताकि वो बेस पानी में जब गिरे तो पानी की एसिडिफिकेशन क्या कर दे? खत्म कर दे। जस्ट लाइक जैसे हमारा स्टमक अपसेट होता है एसिडिटी की वजह से, तो हम सिरप पीते हैं ना, म्यूकेन सिरप। क्यों पीते हैं म्यूकेन सिरप? क्योंकि म्यूकेन सिरप क्या है? म्यूकेन सिरप भी क्या होता है उसके अंदर? शाबाश, उसके अंदर भी बेटा क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और साथ साथ उसके अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। किसके अंदर डाला होता है? पानी के अंदर मिक्स किया होता है। जैसे ही हम पीते हैं तो हमारे स्टमक का एसिडिटी जो बड़ी होती है वो बेस के साथ मिलती है, और कौन सा रिएक्शन होगा? एसिड और बेस जब भी मिलते हैं कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एसिड का H और बेस का OH आपस में मिलेंगे और मिलकर क्या बना देंगे? वाटर, और एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तो ये हेलीकॉप्टर वाला यही कर रहा है कि पानी में मौजूद एसिडिटी को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, अब आप मुझसे सवाल क्या पूछ रही थी, पूछें। देखिए, बच्चे ने बड़ा सिंपल सा सवाल किया। आई होप कि आपको इस लेवल पे समझ आना चाहिए कि सर एसिड किससे बना होता है, बेस किससे बना होता है। एक चीज तो तय है कि एसिड में भी कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं और बेस में भी कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं। मैं आपको आसान आसान लफ्जों में बता देता हूं। यहां पर हम एक पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? गूगल पे जाना है और पीरियोडिक टेबल जो मैंने निकाला है उसको आपने खोल लेना है। जस्ट आपने गूगल पे पीरियोडिक टेबल टाइप करना है, ये आइकन आप देख लें, ब्लू कलर का PT लिखा होगा, ये पीरियोडिक टेबल खुल जाएगा। इस पीरियोडिक टेबल की खास बात क्या है? इस पीरियोडिक टेबल में आपको तमाम एलिमेंट्स को कलर्स के साथ दिखाया हुआ है। अच्छा जी, इस पीरियोडिक टेबल में आपको दो बुनियादी तौर पे दो तरह की जो कैटेगरी है, मेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनकी यहां पर आपको डिस्टिंक्शन बताई हुई है, कहां कहां मेटल्स हैं और कहां कहां नॉन मेटल्स हैं। इज इट क्लियर? अब आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, आपको हमेशा ये काम आएगा। किसी भी मेटल को आप ले लो, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, इस तरह स्ट्रॉन्शियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये हवा में जब आएंगे तो इनके साथ ऑक्सीजन का क्या होगा? रिएक्शन। तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। इसी तरह जैसे मेटल ऑक्साइड बनता है, तो वैसे ही सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, ये भी हवा में, फास्फोरस, ये भी जब हवा में आते हैं, इनको रखा होता है खुली हवा में, तो इनका भी ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? रिएक्शन होता है। उनका रिएक्शन होगा तो कौन से क्या बनेंगे? नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो इसका मतलब ऑक्साइड भी दो तरह के हो गए।
कौन कौन से? मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड। बेटा जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा और जो मेटल का ऑक्साइड होगा, दोनों में फर्क ऐसे ही है जैसे दिन और रात का। और दिन और रात के फर्क से मुराद केमिस्ट्री में क्या है? एसिड और बेस। ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये आप लोग लास्ट चैप्टर में ये बात को अच्छी तरह क्लियर कर रहे हैं। जी हाँ जी, ये बात आप लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह क्लियर कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास एसिड के ऑक्साइड हैं उनकी नेचर क्या होती है? शाबाश बेटा, एसिडिक। और जो भी हमारे पास यानी सॉरी एसिड ऑक्साइड कह रहा हूं, नॉन मेटल ऑक्साइड, यहां पर हम इसको रेस कर लेते हैं। हम कह सकते हैं नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं, जिनमें कौन आता है? शाबाश, लाइक SO2, और कौन आता है? NO2 या NO3 भी होता है, इसी तरह SO3 भी होता है। अच्छा, SO2 और SO3 को इकट्ठा लिखना हो ना तो आप SOX भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? SOX। X माइट बी 2, X माइट बी 3। इसी तरह NO2 NO3 को इकट्ठा लिखना हो तो आप NOY, या यहां पर भी किसका लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं? X का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी किताबों में लिखा होगा इस तरह से। अच्छा जी, याद रखिए जब भी नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा तो बेटा उसकी नेचर हमेशा क्या होगी? एसिडिक। जब भी आप इसको पानी में डालोगे, आपने एसिड रेन में देखा होगा ना, ये धुआं जब पानी में जाता है तो क्या बनाता है? एसिड बनाता है। दूसरी तरफ जो मेटल का ऑक्साइड होता है, मेटल का ऑक्साइड, अब मेटल के ऑक्साइड में कौन कौन आता है? बड़े ज्यादा मेटल के ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो ये जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जब आप इनको पानी में डालते हैं तो बेटा आपको क्या मिलती है? शाबाश, बेस। तो आसान लफ्जों में बताऊं तो मेटल का ऑक्साइड अगर होगा तो उसकी नेचर बेसिक होगी, नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा तो उसकी नेचर क्या होगी? एसिडिक होगी। एक तो ये पहचान, फर्क इस तरह से भी किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है इनको फर्क करने का, वो भी जरा देख लें। एसिड नॉर्मली उन केमिकल्स को बोलते हैं जो उनका जायका आपको पता है क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। और बेस किन चीजों को बोलते हैं जिनका जायका क्या होता है? कड़वा। समझ आ गया? एक ये भी फर्क है। दूसरा ये भी फर्क हो सकता है कि केमिकली एसिड उसको कहते हैं जो पानी में क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं। और बेस उसको कहते हैं जो पानी से प्रोटॉन लेते हैं या पानी में OH देते हैं। डेफिनेशंस पढ़ी है ना आपने? इन तमाम डेफिनेशंस को ज़हन में रखते हुए मेरे सामने कोई भी केमिकल आए, मैं तो पहचान कर लेता हूं ये एसिड है या बेस है। जैसे अभी मेरे सामने केमिकल आ गया HCl, तो मुझे पता है इसके पास क्या सलाहियत है देने की? H+। तो बाय डेफिनेशन ये क्या है? एसिड है। समझ आ गया? मेरे सामने अगर कोई केमिकल आए अमोनिया, आई नो इसके ऊपर क्या मौजूद है? शाबाश, लॉन पेयर। लॉन पेयर का होना इस चीज की निशानी है कि ये H+ को क्या कर सकता है? अपने साथ इंगेज कर सकता है। कौन सा बॉन्ड बना के? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना के। याद आ रहा है आपको? तो लॉन पेयर का होना इस चीज की निशानी है कि प्रोटॉन ले सकता है। तो ये किसकी निशानी है? बेस की निशानी। समझ आ गया? तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हो ये एसिड है या बेस है। एक छोटा सा हम टेस्ट अभी आपका ले लेते हैं ताकि आपको ये आइडेंटिफाई तो करना आ जाए ना कौन एसिड और कौन बेस है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, मैं यहां पर थोड़ा सा एक चाहूंगा, एक पेज ऐड हो सकता है सर यहाँ पर? हाँ जी, एक पेज ऐड कर दें ताकि बच्चों का एक छोटा सा एक टेस्ट हो जाए, एसिड बेस के बारे में इनकी क्लैरिटी हो जाए। बिल्कुल ऊपर कर दो, चल ठीक है से। अच्छा जी, मैं कुछ केमिकल लिखने वाला हूं। HCl, SO2, SO3, NO2, P2O3, NH3, और मैं केमिकल लिखता हूं यहां पर HF, HBr, HNO3, Al, Cl3, BF3,
H2SO4 NaOH MgOH की ट्वाइस। चलें जी, ये मैंने रैंडम केमिकल लिखे। हमारा यहां पर काम क्या है, हमने आइडेंटिफाई करना कौन एसिड है कौन बेस है। तो जल्दी जल्दी मेरे बताए बगैर आप पहले बताओ कि आप खुद बताओ HCl के बारे में। एसिड है तो A लिखेंगे, बेस है तो B लिखेंगे। तो जल्दी जल्दी बताओ HCl आपके ख्याल में क्या है, एसिड। SO2 आपके ख्याल में क्या है, SO2 सल्फर इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, शाबाश बोलो एसिड। SO3 भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो क्या होगा, एसिड। NO2 भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो क्या होगा, एसिड। P2O3 फॉस्फोरस भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो बेटा क्या होगा, एसिड। समझ आ गया। अच्छा, NH3 पे बेटा लॉन पेयर मौजूद होता है, आपको पता है। और लॉन पेयर का होना अगेन हिंट है कि ये प्रोटॉन ले सकता है। जिसके पास लॉन पेयर होगा वो प्रोटॉन को अपने साथ क्या कर लेगा, इंगेज कर लेगा। इंगेज कैसे करेगा, कौन सा बॉन्ड बना के, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना के। तो बताइए शाबाश, ये भी क्या है, बेस। लॉरे ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशन के मुताबिक ये क्या है, बेस। HF शाबाश, इसमें प्रोटॉन देने की सलाहियत है, क्या है, एसिड। इसमें भी प्रोटॉन देने की सलाहियत है, क्या है, एसिड। इसमें भी प्रोटॉन देने की सलाहियत है तो क्या है, एसिड। समझ आ गया। सर अब AlCl3 की समझ नहीं आ रही है क्या, AlCl3 की समझ नहीं आ रही है क्या, हम छोड़ देते हैं इसको भी, अभी हम इसको भी टारगेट कर लेते हैं। सर BF3 की भी समझ नहीं आ रही है क्या, हाँ। H2SO4 में पता है कि हमें क्या नजर आ रहे हैं, H+ नजर आ रहे हैं तो ये क्या है, एसिड। इसमें क्या नजर आ रहा है, OH, तो ये भी क्या है, एसिड। इसमें भी क्या नजर आ रहा है, OH, सॉरी एसिड कह रहा हूं, बेस। और इसमें भी आपको OH नजर आ रहा है तो ये क्या है, बेस। समझ गए। अब दो चीजें रह गई हैं, उसके बारे में नहीं पता चल रहा, चलें उसके बारे में थोड़ा बताता हूं। एल्यूमिनियम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम एंड वी ऑल नो डैट एल्यूमिनियम का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल में, सर अगर जाइएगा जरा पीरियोडिक टेबल में। अब ये काम करते हैं हम, यहां पे पीरियोडिक टेबल में जाते हैं और एल्यूमिनियम को तलाश करते हैं। तो ये रहा बेटा एल्यूमिनियम। जैसे मैं एल्यूमिनियम पे टिक करूंगा, क्लिक करूंगा, तो यहां पर मुझे एल्यूमिनियम की सारी डिटेल साइड पे नजर आ रही है। इस डिटेल को अगर आप गौर से थोड़ा देखो, तो इस डिटेल को अगर मैं जूम करूं तो इसके एनर्जी लेवल्स के आगे लिखा हुआ है 283। 283 एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या है, एनर्जी लेवल्स पे जो 283 लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इज इट क्लियर, समझ आ गया। अच्छा, एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड किसने बनाया है, शाबाश। एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड किसने बनाया है, क्लोरीन। तो क्लोरीन की देखते हैं जी। क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है और बाहर वाले में 7 है। यह समझ आ गया। अब इसका मतलब क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। 7 है ना, 8 करने हैं उसने, एक और चाहिए ऑक्टेट रूल के मुताबिक। चलें जी वापस चलते हैं पीपीटीज पे। अब जरा डियर स्टूडेंट्स, मैं एक स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं, आपने उस स्ट्रक्चर को बताना है कि क्या मैंने ये ठीक बनाया है। ये बेटा 1 2 3, ये मैंने एल्यूमिनियम के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, शाबाश। ये मैंने किसके बाहर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्लोरीन और एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन को कोवलेंट बॉन्ड की मदद से शेयर करेंगे। यहां पर भी कौन आ गया, शाबाश, क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7, और ये उसने इसके साथ क्या कर लिया, शेयर कर लिया। ये भी आ गया क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मैंने ज्यादा बना दिया तो मैं मिटा देता हूं, तो ये मैं एक इलेक्ट्रॉन मिटा देता हूं जी बेटा। अब जरा के साथ बॉन्ड बना है, शाबाश, कोवलेंट बॉन्ड बना ना, ये कोवलेंट बॉन्ड पता है ना आपको, कोवलेंट बॉन्ड का। अब जल्दी से बताइए, क्लोरीन स्टेबल हो चुका है, यस। 2 2 4 2 6, और ये दोनों भी किसके हैं, क्लोरीन के भी हैं और एल्यूमिनियम के भी हैं। पता ना कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन का, आपको पता है, हाँ जी। तो बताएं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 इसके पास भी 8, इसके पास भी 8, तीनों क्लोरीन स्टेबल हो गए। लेकिन बेचारा एल्यूमिनियम, उसको तो देखो वो क्या स्टेबल है, 1 2 3
4 5 6 नहीं स्टेबल है। तो जब ये स्टेबल नहीं है, जब ये स्टेबल नहीं है, इसका मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं एल्यूमिनियम नीड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहां बोलूंगा एल्यूमिनियम डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट है किस मामले में, इलेक्ट्रॉन के मामले में। यहां तक समझ आ गया? इज इट क्लियर? अब याद रखिए बेटा, ऐसा केमिकल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ऐसा केमिकल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो भी एसिड होता है, वो भी होता है एसिड। अब AlCl3 अगर एसिड है तो किस मामले में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के लिहाज से ऐसे एसिड्स को लिविस एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लिविस एसिड। आपने पढ़ा ना लोरे ब्रोंस्टेड एसिड, आर्हीनस एसिड, तो ये कौन सा एसिड है? लिविस एसिड है। कौन सा एसिड है? लिविस एसिड है। अच्छा बेटा, आप मुझे बता सकती हो कि अगर मैं अमोनिया का रिएक्शन करवाऊं AlCl3 के साथ, शाबाश, जल्दी जल्दी आपने बताना है। अमोनिया के पास क्या मौजूद है? लोन पेयर। ये पढ़ा हुआ है आपने रिएक्शन, याद करो कहां पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में। AlCl3 के साथ जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो शाबाश, ये लोन पेयर देगा और ये लोन पेयर लेगा। इसको चाहिए ना एल्यूमिनियम को, यहां पर सर इसको जरा, यहां पर एल्यूमिनियम को चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, तो भाई देने वाला क्या है? बेस। तो लेने वाला क्या है? एसिड। जिस तरह लोन पेयर देने वाला बेस है तो लेने वाला क्या है? एसिड। दीज आर लिविस बेस एंड लिविस एसिड। समझ गए हो? अब जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। BF3 की कहानी भी AlCl3 की तरह है। BF3 खुद सोचो, बोरोन के आसपास 3 फ्लोरीन है, तीनों स्टेबल होंगे, लेकिन बेचारा कौन स्टेबल नहीं है? बोरोन स्टेबल नहीं है। उसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कुछ एसिड H+ से नहीं पहचाने जाते, कुछ एसिड किस तरह पहचाने जाते हैं? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से। आई होप कि आपको ये ना वैसे ऊपर वाले लेवल की बात है, अच्छी बात है, आप सीखना चाहते हैं और सीखने के लिए भी कोई नई बात तो सीखी नहीं है, पुरानी ही बात को जोड़ के बड़ी बात को सीख लिया है। तो जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो इन बातों को और डिटेल से पढ़ोगे कि एसिड्स आर्हीनस भी होते हैं, आर्हीनस एसिड्स, लोरे ब्रोंस्टेड एसिड्स एंड लिविस एसिड। कुछ आर्हीनस एसिड होंगे, कुछ लोरे ब्रोंस्टेड होंगे और कुछ लिविस होंगे। इस तरह बेसिस भी 3, कौन कौन सी? आर्हीनस, लोरे ब्रोंस्टेड एंड लिविस बेसिस। फॉलो कर रहे हैं आप मेरी बात को? चलें जी, बहरहाल शुरू करते हैं आज हमारा जो मेन चैप्टर है, नया चैप्टर, चैप्टर 10। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर मैं क्यों दिखाता हूं हर चैप्टर के स्टार्ट में? ताकि आप में अर्ज पैदा हो कि इस तस्वीर का मुझे क्या तलाश करना है, जवाब। जैसे एसिड रेन वाली मैंने तस्वीर दिखाई पीछे, वो लाइम फेंक रहा है, तो वो हमारे चैप्टर की एक क्रॉस कटिंग थीम है, डेली लाइफ एप्लीकेशन है। तो इसी तरह यह तस्वीर हमारे इस चैप्टर की डेली लाइफ एप्लीकेशन है। तस्वीर में क्या है? एक जगह पे चाइनीज, जापानीज खड़ा है, जापानीज है ये, और वो कुछ जानवर हैं, काउस, और उसके पास एक मीटर है। उस मीटर का काम क्या है कि वो बताता है कि काउस के टीथ में क्या क्या मौजूद है, कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, अब इसने लिखा क्या है? वन ऑफ मेनी काउस अबैंडन्ड in the evacuation region surrounding by the Fukushima Daiichi। अब ये फुकुशिमा डिचाई न्यूक्लियर पावर प्लांट है जापान के अंदर, एक जगह है फुकुशिमा, वहां पर न्यूक्लियर प्लांट लगा हुआ है। ठीक हो गया? कहता क्या है? मेजरमेंट ऑफ द लेवल ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। ये ग्रुप 2 क्या होता है जी? आपको पता ही नहीं है अभी। इन द teeth of these cattle has contribute to our understanding of the environmental impact of फुकुशिमा डिजास्टर इन 2011। हुआ क्या था? 2011 के अंदर फुकुशिमा में एक हादसा हो गया, और हादसे की वजह से वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वहां से केमिकल डिजास्टर की वजह से उस जगह फैल गया, और जैसे उस जगह फैल गया तो वहां पे बहुत बड़ी तबाही आई। अब 2011 का जो डिजास्टर है उसकी वजह से माहौल में क्या 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 खराबियां आई, उसके ऊपर साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे।
रिसर्च करते करते कभी वो इंसानों का वहां पे आसपास आबादियों में मौजूद लोगों का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, इसी तरह जानवरों का भी ब्लड टेस्ट वगैरह ये सारा चल रहा है। वो हो क्या रहा था कि उस इलाके में जो लोग पैदा हो रहे थे, ये जो लोग रह रहे थे, वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे। तो उन्होंने नोटिस किया कि वो जो डिजास्टर वाला इलाका था, जहां पर लोग तरह तरह बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, वहां के इंसान की जो एनाटॉमी है, जो बॉडी फंक्शनिंग है, वो और तरह से हो रही है, और नॉर्मल इंसानों की और तरह से हो रही है। बॉडी फंक्शन में चेंज की वजह क्या थी? बॉडी फंक्शन में चेंज की वजह थी कि जो एलिमेंट्स एक नॉर्मल इंसान में पाए जाते हैं, वहां जहां डिजास्टर हुआ था उसके आसपास की आबादियों में जो लोग रहते थे, जानवर रहते थे, उनकी बॉडी में उन एलिमेंट्स की मैग्नीट्यूड, उन एलिमेंट्स की क्वांटिटी नॉर्मल इंसान से डिफरेंट थी। कुछ ज्यादा हो गए, कुछ कम हो गए। अब वो जो एलिमेंट्स हैं, किस एलिमेंट की वजह से हमारी बॉडी को नुकसान होगा, किस एलिमेंट ने हमें हमारी बॉडी को फायदा पहुंचाना है, किसने हमारी बॉडी को ग्रो करना है, ये सब कुछ हमें तब समझ आएगा जब हमें एलिमेंट की क्या समझ आएगी, केमिस्ट्री समझ आएगी। कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट फायदा देगा, किस एलिमेंट से बचना है, किस एलिमेंट से दूर रहना है, किसको हाथ नहीं लगाना, किसको गर्म नहीं करना, ये सब कुछ समझना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा? पीरियोडिक टेबल। क्या समझना पड़ेगा? पीरियोडिक टेबल। तो ये जो जापानीज साइंटिस्ट है, इसने देखा कि वो जो वहां पे जानवर थे, उनकी टीथ के अंदर ग्रुप 2 एलिमेंट, अब आपको तो ग्रुप 2 का पता ही नहीं है, लेकिन मैं तो केमिस्ट हूं, मुझे पता है ग्रुप 2 का मतलब क्या है। सर ये जरा गूगल पे पीरियोडिक टेबल जरा खोलिएगा, ये देखें जरा। अब ये पूरा पीरियोडिक टेबल है, ये पूरा पीरियोडिक टेबल है। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में मुझे पता है, कि ग्रुप 2 का मतलब है ये पूरी लाइन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। जैसे मैं ग्रुप 1 का नाम लूंगा, मुझे पता है ये पूरी लाइन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये। अब ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज अगर मुझे पता है, ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज मुझे पता है कि ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज में जो मौजूद एलिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ डेंजरस हैं और कुछ हेल्दी हैं। कुछ हमें चाहिए होते हैं, जैसे कैल्शियम हमें चाहिए होता है, मैग्नीशियम हमें चाहिए होता है, लेकिन स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम की मिकदार अगर हमारी बॉडी में खास लेवल से बढ़ जाए तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, डेंजरस है। तो मुझे इन पूरे ग्रुप्स के बारे में पता था। मैंने फौरन, अगर मैं साइंटिस्ट होता और मुझे रिपोर्ट आती कि ये काओ के तीथ के अंदर रेडियम भी है, काओ के तीथ के अंदर बेरियम भी है, तो मुझे फौरन पता चल जाता कि रेडियम का होना इस चीज की निशानी है कि यहां पर रेडिएशंस, रेडियम एक रेडियो एक्टिव केमिकल है। पढ़ा हुआ है आपने चैप्टर 3 में रेडियो एक्टिव केमिकल की, अल्फा, बीटा, गैमा, नाम सुना है, वो रिलीज करते हैं। तो रेडियम का होना, उसने मुझे इशारा दिया कि यहां पर जरूर ऐसा डिजास्टर हुआ है जिसमें मिट्टी के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो क्या रिलीज कर रहे हैं, रेडिएशंस रिलीज कर रहे हैं, और रिलीज होने वाली रेडिएशन का इफेक्ट किस पे आ रहा है, ह्यूमन बॉडी पे आ रहा है। ये सब कुछ मैं तब जान सकता हूं ना जब मुझे सारे का सारा क्या आएगा, पीरियोडिक टेबल आएगा। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ आ गई आपको। मैं गारंटी करता हूं जिस बंदे को पीरियोडिक टेबल आता है उसको आधी केमिस्ट्री वैसे समझ आ जाती है, उसको आधी केमिस्ट्री वैसे समझ आती है। आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी है, आज हम कोई एसएलओ नहीं पढ़ने वाले, हम चैप्टर की क्या समझने वाले हैं, इंपॉर्टेंस। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। हम इस टाइम डीएचए में हम बैठे हैं सारे। मैं डीएचए का रिहायशी नहीं हूं। मैं कहां से आता हूं, मैं आपको अपना बताता हूं। मैं आता हूं एक ऐसे इलाके से जो डीएचए से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट में वीक है। उस इलाके का नाम है, मैं आपको मिसाल देता हूं, उस इलाके का नाम है अंदरून लाहौर, दिल्ली गेट, भाटी गेट, नाम सुने होंगे आपने, अनारकली। अब आप मुझे बताओ, जैसे जैसे मैं अनारकली से कैंट और डीएच साइड पे आऊंगा तो मुझे क्या तब्दीलियां नजर आएंगी? मुझे कूड़ा कम होता हुआ नजर आएगा, लोग मुझे ऑर्गेनाइज नजर आएंगे, सड़कों पे ट्रैफिक मुनज्जम तरीके से नजर आएगी, पोल्यूशन कम नजर आएगी। और जैसे जैसे मैं डीएचएस उस तरफ जाऊंगा तो मुझे क्या नजर आएगा, सफाई से गंदगी नजर आएगी, लोगों के रवैयों में भी क्या नजर आएगी, तब्दीली नजर आएगी, लोगों की बातचीत में भी क्या नजर आएगी, तब्दीली, सोच में भी क्या नजर आएगी, तब्दीली। हमने क्या किया एज अ साइंटिस्ट, 100 सालों की मेहनत, हमने हर एलिमेंट को पढ़ा, स्टडी किया,
और उनको ऐसे तरतीब दे दिया कि एक एलिमेंट्स को एक ग्रुप में, दूसरे एलिमेंट को दूसरे ग्रुप में। अब मैं पढ़ता पढ़ता पीरियोडिक टेबल, अगर मैं इधर से शुरू होता हूं और उधर जाता हूं तो मुझे एलिमेंट्स के अंदर बतदरीज होता है, बकायदा तरतीब से तब्दीलियां होती हुई नजर आएंगी। तब्दीलियों से मुराद क्या है? इनके रिएक्शन में तब्दीली होती हुई नजर आएगी, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में तब्दीली होती हुई नजर आएगी, इनके इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन के मामले में तब्दीली होती हुई नजर आएगी। तो अगर एज ए केमिस्ट मैं इस सफर को समझ गया कि ऊपर से नीचे आने पर एलिमेंट्स में क्या तब्दीली होती है, लेफ्ट से राइट जाने पर एलिमेंट्स में क्या तब्दीली होती है, अगर मैं हर एलिमेंट की शनाख्त कर सकता हूं, हर एलिमेंट को समझ सकता हूं, हर एलिमेंट के रवैये को ऑब्जर्व कर सकता हूं, तो मैं केमिस्ट्री में मौजूद तमाम केमिकल्स को जान गया। और अगर मैं केमिकल्स को जान गया, एलिमेंट्स को जान गया, तो बाकी मेरे लिए कोई मसला तो नहीं है। इस चैप्टर में जो शुरुआत होनी है ना बेटा, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने चैप्टर को समझ लिया तो रेस्ट ऑफ द लाइफ 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपके लिए पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलें, आप मेरे से पूछें सर इस एलिमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, मैं देख के बता दूंगा ये सब कुछ इसके अंदर है। मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर आप मुझे कहते हैं कि सर आपका क्या ख्याल है लिथियम के बारे में, तो मैं देखूंगा ये किस इलाके में रहता है, मैं देखूंगा ये लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड पे रहने वाले सारे के सारे मेटल हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, ये सॉलिड होंगे, ये करंट बड़ा अच्छा गुजारते होंगे, समझ रहे हैं आप, ये करंट बड़ा अच्छा गुजारते होंगे, इनके साइज बड़े होंगे, इनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होगा, आसान होगा, ये ऑक्सीडेशन करेंगे क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन, इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। कितनी बातें समझ आ गई हैं? अच्छा सर इस बारे में क्या ख्याल है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये दूसरी दुनिया में रहते हैं। दूसरी दुनिया का मतलब जो उधर है वो इधर नहीं है। जैसे बोला डीएचए में है, उधर नहीं है, अनारकली में नहीं है, अनारकली में है, डीएचए में नहीं है। समझ आ गया आपको? अब जो यहां है वो वहां नहीं है। क्या है यहां पर? वो मेटल है तो ये गैस है, वो मेटल है तो ये गैस है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो मेटल की शक्ल में रहते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स की शक्ल में रहते हैं, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो इनका क्या है, लो है, उनकी डेंसिटी ज्यादा है तो इनकी डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है जी, फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? इस तरह से इन एलिमेंट्स के रवैयों को समझना, ये हमारा इस चैप्टर का टास्क है। ये टास्क आप समझ गए तो हर एसएलओ को आप विद द पर्पस पढ़ेंगे और आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लेक्चर में इतना ही है। कल इंशाल्लाह ताला जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें बाकायदा फिर इसको आगे लेके चलेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। आपसे गुजारिश है कि आप कल लेक्चर में आने से पहले एक दफा तमाम एसएलओ को पढ़िएगा, बुक को नहीं, बुक को तो बाद में पढ़ना है मेरा लेक्चर लेने के बाद। अभी किन को पढ़ना है? आपने एसएलओ को पढ़ना है ताकि आपको अंदाजा हो कि आपने सीखना क्या है। ठीक हो गया? कोई भी क्वेश्चन है किसी भी किस्म का तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? ओके।